नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे की, जिसमें पीएम ने बीएचयू आईआईटी के एडीवी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से बनारसियों का दिल जीत लिया। तो विपक्ष को पीएम का ये दौरा कहाँ रास आने वाला था, सो शुरू हो गए इस पर भी राजनीति करने। जहां कांग्रेस और सपा जैसी कई पार्टियां पीएम के इस दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए बीजेपी पर हमलावर रही, तो सपा के कुछ कार्यकर्ताओं को पीएम के दौरे से पहले ही नजरबंद कर लिया गया ताकि ये पीएम के दौरे के चलते कोई गड़बड़ी ना कर पाए। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जैसे पीएम ने हमेशा की तरह एक बार फिर से बनारस के लोगों का दिल जीत लिया, क्या कहा जाए, अब क्या करेगा विपक्ष, क्योंकि वाराणसी तो पूरी तरह से मोदी में नजर आया। देखिए, आज दो तीन बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात ये कि ये जो अब तक जो एक कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से एक चाल चली जा रही थी कि योगी की वजह से हार जाएंगे, योगी से मोदी नाराज़ हैं, योगी और मोदी में कंपटीशन चल रहा है, आज सारे सवालों का जवाब मिल गया, सब पे विराम लग गया। तो एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल आज इसको कह सकते हैं यलगार हो चुका चुनावी प्रचार का। अब दूसरी बात जो सबसे मुख्य जो नज़र आई आज के इस पूरे कार्यक्रम में कि प्रधानमंत्री ने योगी जी की तारीफ करने में ज़रा सी भी कोताही नहीं की। जी, खूब दिल खोल के तारीफ किया। दिल खोल के तारीफ किया, यहाँ तक कह देना। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री यदा कदा किसी लीडर की तारीफ करते हैं और इस तरह की तारीफ कर देना कि आपने अभूतपूर्व काम किया, वो भी कोरोना जैसे क्राइसिस में, ये अपने आप में बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किस हिसाब से योगी जी से प्रसन्न हैं। और योगी जी से अगर मोदी जी प्रसन्न हैं तो मोदी जी के समर्थक, मोदी जी का जो पूरा का नेटवर्क, सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली योगी जी की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। बहुत सारे लोग जो अब तक इस कंफ्यूजन में थे, ठीक है भाई मोदी जी तो ठीक है, योगी जी थोड़े से गड़बड़ लगते हैं, तो ये संशय भी आज खत्म हो गया। तीसरी बात जो सबसे अहम है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि आज विपक्षियों का मुंह काला हो गया जी। वो इसलिए हो गया कि ये जो योजनाएं हैं, योजनाएं को तो आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अहम बात कह डाली कि कोरोना काल में भी वाराणसी का विकास रुका नहीं। तो ये बता रहा है कि आप तो एक क्राइसिस को टैकल कर रहे थे, साथ ही साथ जितनी भी परियोजना, जिसका आज बहुत सारे परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ, बहुत सारे घोषणाएं भी हुई। तो दो चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पॉजिटिव में आज के इस पूरे विजिट से होने वाला है। एक, भारतीय जनता पार्टी का इमेज कि आप वादा करते हैं, आप योजनाएं बनाते हैं और उसको पूरा भी करते हैं समय के अंदर, एक। और दूसरी बात कि दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है। उस तरह की योजनाओं, ज़्यादातर योजनाएं जो हैं आप देखिए वो गरीबों से जुड़ी है, जो गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया और अभी से विपक्ष के जो इरादे और विपक्ष लोग जो हैं अभी उनका जो है समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक वो क्या करे बेचारे। मुद्दा बचा नहीं उनके पास कुछ। अब मुद्दा क्या हो गया, प्रियंका वाड्रा, उनको यूपी जाना था, कम से कम कुछ ट्रैक्शन, कुछ मीडिया टेंशन वो ली होती, लेकिन पीएम सब कुछ ले गए उनके लिए। अभी तो पीएम ही पीएम है, अभी तो हर हर योगी और घर घर मोदी। तो ये जो है वो चल रहा है। प्रियंका वाड्रा से ये मिस हो गया क्योंकि वो अपने घर को ही ठीक करने में लगी हुई थी, तो वो पोस्टपोन कर दिया गया कार्यक्रम। अदरवाइज प्रियंका वाड्रा अगर रहती तो मीडिया का कुछ जो हिसाब किताब जो है वो उधर जाता।
समाजवादी पार्टी, इन्होंने पूरे देश भर, पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी थी। तो बहुत सारे जो उपद्रवी किस्म के लोग थे उसको सरकार ने कहा कि भाई ठीक है जी, इसको अभी नज़रबंद कर दो, जब ये विजिट खत्म हो जाएगा फिर छोड़ देंगे। तो पॉलिटिकल लाइफ में ये तो चलता ही है, जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग ज़्यादा उसमें हाईलाइट होंगे, समाजवादी पार्टी के टिकट के वो बाकायदा प्रार्थी हो जाएंगे और उनको टिकट भी मिल जाएगा, वो हकदार भी हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खतरनाक बात हो रही है वो ये हो रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो योजनाओं के बारे में बता रही है, क्या वो कर रही है उसके बारे में बता रही है, और दूसरी तरफ बहुत ही शर्मनाक खबर आ जाई कि ये जो ओवैसी हैं, ये दारुल उलूम के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी है, ये एनसीपी है जिसका यूपी में कुछ लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं यूपी से। ये लोग कह रहे हैं कि जो आतंकी जो पकड़े गए हैं लखनऊ में, उनको जो कानूनी उसका जो पूरा का पूरा जो वो है, वो पूरी व्यवस्था करेंगे, मदद करेंगे उसमें। माने ये लोग लड़ेंगे उनके लिए। माने आप इतने ब्रेजन तरीके से इस तरह के मुद्दे पे आपको ये हिम्मत कहां से आती है भाई कि कोई लोग पकड़े गए हैं कुकर बम के साथ, अलकायदा से उनका रिश्ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान से उनका पूरा लिंक है, पूरा लिंक नजर आ रहा है, और आप कह रहे हो कि तब तक ये दोषी नहीं है, तब तक उसको कानून कोर्ट से, और उसको कोर्ट में जितनी भी वकीलों की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, वो हम मुहैया करेंगे, वो हम लड़ेंगे। मतलब ये कि एक तरफ विकास, एक तरफ काम, एक तरफ कमिटेड लोगों की जमात है, और दूसरी तरफ आतंकियों को डिफेंड करने वालों की जमात है। ये पक्ष और विपक्ष यूपी की जनता के लिए बहुत ही सरल सा ऑप्शन ये विपक्ष पैदा कर रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूं। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना अपनी राह में खुद कांटे बोना, ये लोग वो खुद काम कर रहे हैं, सिर्फ कुछ मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए। नहीं लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो कुछ मुस्लिम वोट मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं, बल्कि अपने लिए मुसीबतें। नहीं, देखिए, मुझे इस साइकोलॉजी से ही प्रॉब्लम है जी, मुझे इस साइकोलॉजी से ही प्रॉब्लम है। ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, गंगा जमनी तहजीब का जो ढिंडोरा पीटते रहते हैं हर गली मोहल्ले में, है नहीं, ये लोग सब माल के लिए करते हैं, बस धंधा है इनका चुनाव के दौरान एक्टिव होना। वो एक बार एक्टिव होते हैं, वो 5 साल की किसी की कुछ याद नहीं आती है, वो कुछ खैर वो है नहीं। लेकिन ये साइकोलॉजी से मुझे प्रॉब्लम है कि भाई आप आतंकियों के समर्थन में जाओगे तो मुस्लिम वोट तुमको मिल जाएगा, तुम अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाओगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा, तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा, तुम अलकायदा के साथ खड़े हो जाओगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा। ये किस तरह की घटिया साइकोलॉजी है? ये पॉलिटिकल पार्टीज ये लोग चला रहे हैं कि ये लोग देश को तोड़ने की साजिश में, एक इसको कह सकते हैं कि जो साइकिल का पहिया होता है उसमें बहुत सारे स्पोक होते हैं, आप वो बनते चले जा रहे हो। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक डेवलपमेंट यूपी के अंदर दारुल उलूम के लोगों ने कह दिया, ठीक है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि भाई ये इनोसेंट हैं। लेकिन कम से कम राजनीतिक दलों को तो इसमें नहीं कूदना चाहिए। राजनीति आप सरकार चलाएंगे, कोई कह रहा है कि हमें यूपी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, कोई कह रहा है कि सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। माने आपको कोई माने शर्म भी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को एक ब्लास्ट हो जाए, कहाँ ये मुँह छिपाएंगे? क्या करेंगे ये लोग? अगर इसी तरह के कुकर बम से एक अभी यूपी के अंदर में हो सकता है वो पॉसिबल हो, क्योंकि ये स्लीपर सेल तो अभी एक पकड़ा गया है, कितने कितने स्लीपर सेल्स घूम रहे हैं, किसी को अंदाजा नहीं है। और एक जगह ये कुकर बम से ब्लास्ट हो जाए तब ये कहाँ जाएंगे दारुल उलूम के लोग, कहाँ जाएंगे मदनी साहब? आपको कोई एक्शन लेने से पहले, पब्लिक में आने से पहले सोचना समझना आपको भाई लीगल हेल्प देने के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसी काम में रहते हैं कि भाई जिसको कोई भाई कसाब भी तो पकड़ा गया था, कसाब के लिए पाकिस्तान से वकील आए थे, उसको भी तो सारी सहूलियत मुहैया कराई गई, क्या उसके साथ अन्याय हुआ?
क्या उसको बिना सुनवाई के ही फांसी पे लटका दिया गया? ये देश तो ऐसा है कि जहां टेररिस्टों के लिए 2 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, जजेस जग जाते हैं। वहां इस तरह की बातें सामने आकर के कह देना, जब उसका आप उसके रेमिफिकेशन को देखिए। इससे होता क्या है कि अब आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये उस लिंचिंग से ज़्यादा जहरीला है। आप उस तरह के इमेज को बाकायदा फिर से रीइम्पोज करते हैं कि भाई हम इनके साथ हैं, हम देश के साथ नहीं हैं। ये तरीका गलत है और पॉलिटिकल पार्टीज को तो इससे बच के रहना चाहिए और देश की जनता को ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को पहचान के रखना चाहिए। ये लोग आपके वोट के काबिल नहीं हैं। सही बात है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के दौरे की, तो आज रुद्राक्ष सेंटर, कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने शिलान्यास, उद्घाटन किया बाकायदा, उसे नाम दिया गया रुद्राक्ष। और ख़ास तौर से जापान से की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जापान से अब हमारी जो दोस्ती है और ज़्यादा रिश्ते उससे मजबूत होंगे और ज़्यादा रिश्तों में सुधार होगा। उसे किस तरह देखा जाए? देखिए, मैं तो तस्वीरें देख रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी उस रुद्राक्ष सेंटर के ऊपर जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक अंग वस्त्र पहन रखा था जिसके ऊपर रुद्राक्ष लिखा हुआ था। ये रुद्राक्ष, पौधा भी लगाया उन्होंने वहाँ। ये रुद्राक्ष का जो अंग वस्त्र है वो बनारस के मुस्लिम बुनकरों ने बुना है। तो आप देखिए क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं। आपने देखा कि किस हिसाब से बनारस, देखिए राजनीति इसी तरह के परसेप्शन और इमेज बिल्डिंग का एक एक्सरसाइज है। आपने इस कन्वेंशन सेंटर के जरिए क्या बताने की कोशिश की? आपने बताया कि मैं बनारस के विकास के लिए पूरी दुनिया के सामने हमने हाथ फैलाया। और जापान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे आबे साहब, वो बड़े हंसी खुशी के साथ उन्होंने ये मदद की और बनारस के जरिए हमारी जो दोस्ती है वो और मजबूत हो गई। तो ये इमेज जा रहा है कि भाई मोदी जो हैं वो विकास के लिए दुनिया भर में जो है वो उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। तो ये एक इमेज जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है वोटर्स के ऊपर। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एक हार्ड कोर पॉलिटिशियन है। वो 24 घंटे 365 दिन राजनीति में लिप्त रहते हैं। एक शब्द, एक एक्टिविटी, एक प्रोग्राम राजनीति की परिधि से बाहर नहीं होता। आप इस तरह के लीडर से आपका सामना करना है और आप किस हिसाब से आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ कर। प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर दी, अरे भाई वहाँ कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आपको हेडलाइन लेना है भाई वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई वैक्सीन की कमी नहीं है। इस सरकार ने कह दिया दिसंबर तक सारे 18+ के लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये लोग कर देंगे। ये लोग कांग्रेस पार्टी की तरह वो सरकार नहीं चलाते। ये लोग प्लान करके चलते हैं। और मेरा तो ये आकलन है, जो खबरें भी आ रही है कि दिसंबर के पहले ही ये सब कुछ बिल्कुल सारे लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री का लक्ष्य ये भी है कि जो न्यू ईयर जो हो वो देश में बिल्कुल खुले, विदाउट मास्क हो। ये इस तरह की तैयारी चल रही है। आप एक ट्वीट कर दे रहे हो, आपको होना चाहिए पब्लिक में, तो आप जो है ट्वीट कर दे रहे हो। मिल ही नहीं रहे ना मुद्दे, ढूंढ ढूंढ के बेचारे ये लोग कुछ निकाल रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। मुद्दे तो हैं, लेकिन आप लोगों को जोड़ने से ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें आप कर दे रहे हो कि लोग आपसे वैसे भी दूर हट जाएंगे। आपने जिस हिसाब से धर्मांतरण के ऊपर ये सारे सेकुलर पार्टियां, इन लोगों ने स्टैंड ले लिया, अब उसकी हकीकत सामने आ गई। अब कहाँ जाएंगे ये? आतंकवाद एक मसला है, उस पर आपने स्टैंड किस तरह का ले लिया। राम मंदिर एक बन रहा था, उसमें आपने जो है विघ्न डालने की कोशिश की, तो वहाँ घोटाला, तो ये घोटाला, वो घोटाला। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों के ऊपर मानहानि का केस जो है वो संजय सिंह वगैरह पे डालने की तैयारी चल रही है, ऐसा डाल भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आप लोगों के दिल को जीतने के बजाय आप कर क्या रहे हो, लोगों को
नाराज कर रहे हो, और उसके बाद आप ये कहोगे कि भाई बीजेपी ने हिंदुओं को पोलराइज कर दिया, या वहाँ पे जो है बिल्कुल हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। अरे भाई, तुम्हारा मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा तो दूसरे का हिंदू कार्ड नहीं चलेगा क्या? आप 19% वोटर्स में आप 8-7 पार्टी सब माथापच्ची कर रहे हो, सब लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हो कि वो किसी तरीके से इन ब्लॉक हमको आ जाए, तो वो अपोनेंट पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुओं को एकजुट नहीं करेगी। ये कहाँ से आपने इस तरह की मैंने ट्रेनिंग ले ली है राजनीति में कि भाई आप करो पोलराइजेशन तो वो सेकुलरिज्म है, और भारतीय जनता पार्टी करे पोलराइजेशन तो वो कम्युनलिज्म है। तो ये सब जमाना चला गया है, इस तरह का नैरेटिव अब चलेगा नहीं। बात बहुत ही सिंपल सी है, धर्मांतरण में जो कोई भी इस धंधे के खिलाफ बोलेगा लोगों के दिल में बसेगा। आतंकवाद का मसला है, जो आतंकवादियों के साथ नजर आएगा लोग उसे रिजेक्ट करेंगे। और ये इस तरह की चीज़ें राजनीति से, ये तो नेशनल सिक्योरिटी में बार बार इस बात को कि कुछ चीज़ें उसको राजनीतिज्ञों से दूर चीज़ों पे नहीं करनी चाहिए राजनीति। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, एक कुकर बम फटा, ये समाजवादी पार्टी, ये अखिलेश यादव, ये सब जो बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं कि हम लीगल एड देंगे आतंकियों को, तो फिर वो लीगल एड ही देते रह जाएंगे, जीवन भर सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की और भारत माता की जय और हर हर महादेव बोलते हुए ही अपनी बात शुरू की। कहा कि लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधी मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावा थी। फिर क्या था, एडीवी ग्राउंड मानो जैसे मोदीमय हो गया, और होना ही था। पीएम ने लोगों में जोश ही ऐसा भरा कि कोई भी मोदी मोदी के नारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक वैसे ही जैसे विपक्ष पीएम के दौरे पर भी राजनीति करने से खुद को रोक नहीं पाया। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।